लिव इन रिलेशनशिप्स की वजह से क्या शादी का कॉन्सेप्ट कम हुआ है? एक तो डर है लोगों में बहुत ज़्यादा शादी का, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं बट हम कमिटमेंट नहीं कर सकते। अक्सर लव मैरिजेस वाले लोग वो कहते हैं कि दिस पर्सन वाज वेरी डिफरेंट बिफोर। अब चीज़ें फ़र्क है, क्यों? क्योंकि अब फैमिली इन्वॉल्व है, और कोई भी इंसान जब भी उसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है वो डिफरेंट तरीके से चलता है। अवेयर एज अगर वो अकेले आपके साथ रिलेशनशिप में चल रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि वो फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्रिएटिव हैं। ये सब कुछ उस वक्त कितना इफेक्ट करता है कि जब एक इंसान अपने लिए शादी के लिए पार्टनर की तलाश में निकलता है? मेल जिनके काफ़ी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं, अफेक्ट करती है आपके पार्टनर के ऊपर। जब भी दो लोग फिजिकली इंटीमेट होते हैं, जिनके साथ हम वी हैड अ फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप विद somebody, we can bring their entire history and send it or deliver to the other partner in our life. These people are not okay. वो कभी भी अपना अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे अपने पार्टनर के साथ. Even they will not have a good bond with their children also. Old age में जाके लोग इस तरह से करते हैं. We need to develop this relationship with young girls to feel good about ourselves कि हम अभी भी young हैं, हम अभी भी wanted हैं. वो इस प्रोसेस में अपने घर में तंज कर रहे होते हैं अपने पार्टनर को कि oh my God, आप कैसी लगती हो, आपने कितना वजन बढ़ा लिया है. जब अफेयर वाली से दूसरी शादी कर लेते हैं, वो भी वैसी हो जाती है. द मैन मेक यू दिस वे. आपका पार्टनर किसी को गलत मैसेज भी कर रहा है, दैट्स चीटिंग. किसी की एक्सप्लिसिट वीडियो या पिक्चर लाइक कर रहा है, दैट्स चीटिंग. आपको बिना बताए किसी को पैसे भेज रहा है, किसी से मिल रहा है, चीटिंग है. इफ यू आर नॉट अलाउड टू पिक अप योर पार्टनर्स फोन और वो एकदम गुस्से से रिएक्ट करते हैं, रेड फ्लैग. अच्छा, क्यों? मतलब शक तो नहीं करना चाहिए? यू आर अ हस्बैंड एंड वाइफ, व्हाट इज प्राइवेसी इन यू? लेकिन आपका पार्टनर जब आपको ये कहे कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या, तो मेरा फोन क्यों चेक करती हो? शादी से पहले अगर किसी पार्टनर के रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं तो उसका असर उसकी बीवी और बच्चों पे कैसे पड़ता है, और कोई भी इंसान अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स को अंडू कैसे कर सकता है, क्योंकि जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ फिजिकल होता है तो उसकी इंटायर हिस्ट्री वो कैरी करती है. ये सब कुछ हमें बताया है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हरा कनीज फातिमा ने. डॉक्टर ज़हरा, आजकल डेटिंग इतनी नॉर्मल हो गई है कि मल्टीपल डेटिंग तो उससे भी नॉर्मल है. ये सब कुछ उस वक्त कितना इफेक्ट करता है कि जब एक इंसान अपने लिए शादी के लिए पार्टनर की तलाश में निकलता है? डेटिंग बहुत कॉमन है पाकिस्तान में अब, लेकिन अगर हम इसको ओपनली डिस्कस करें तो ये अभी भी सीक्रेट ही है. लोग इसको ओपनली डिस्कस नहीं करते, प्रोफाइल्स पे नहीं दिखाते, फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में ये एक फॉरबिडन टॉपिक है. इट्स अ हिडन सीक्रेट. और अक्सर लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, डेटिंग करते हैं बिफोर मैरिज, और उसका किसी को भी नहीं पता होता. इवन काफ़ी लोगों के दोस्तों को भी नहीं पता होता दैट उनका कोई फ्रेंड किसी को डेट कर रहा है. इट इज़ सो हिडन. हाँ, कॉमन है, हमें कहीं ना कहीं किसी रिसोर्सेज से पता चल जाता है. जैसे आई सी अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, तो मुझे उससे अंदाज़ा हो जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस इन आवर सोसाइटी. और इसी तरह से जब वो शादी की तरफ जाते हैं, शादी की सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, एक तरह से बेनिफिट होता है उन लोगों को जो पहले डेटिंग करते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं. अच्छा. वो रोमांटिक होते हैं, वो इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, वो दिल लुभाना जानते हैं, खुश जिनके रहते हैं. अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं अच्छा, रिलेशनशिप में. ठीक. पर जिनके अच्छे नहीं रहे हैं, नहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप रहे हैं, वो कंट्रोल की तरफ जाते हैं. वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा शादी से पहले कोई रिलेशनशिप था तो मेरी जो पोटेंशियल पार्टनर है उसका भी होगा. एंड दिस अफेक्ट्स मोर ऑन मेल मेंटालिटी कि ये नहीं हो सकता. आई अच्छा. वॉन्ट समबडी जिसका पास्ट बिल्कुल क्लियर हो. सो दे डिग इन, और वो कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं. उनके अंदर शक की बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है. वो डाउट्स की तरफ चले जाते हैं, सिनेरियोस क्रिएट करने की तरफ चले जाते हैं अपने जहन में. कम्युनिकेशन बेहतर होता है, इमोशनल रिस्पॉन्स आता है उन लोगों के से जो डेटिंग करते रहे हैं पहले. अच्छा. इसी तरह से जिनके अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं पहले, उनको ये पता होता है कि हमारे लिए कौन सा ऐसा पार्टनर होगा जो जिनके साथ हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कंपेयर टू दोज पीपल हु हैव नेवर बिन इन अ रिलेशनशिप बिफोर. अच्छा. उनको ये पता ही नहीं है कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, हमें किस तरह के लोग पसंद हैं, और कौन हमें कैसे इमोशनली ट्रीट करेगा रिलेशनशिप में, तो हम ओके हैं. अच्छा. और अक्सर अभी भी अरेंज मैरिज काफ़ी प्रैक्टिस होती है पाकिस्तान में, और मोस्टली जगहों पे अरेंज मैरिजेस ही हैं. ही होती हैं. और ऐसा भी होता है कि कोई इंसान पसंद आ गया, फैमिली को बता दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो एन अरेंज मैरिज, इट्स नॉट अ लव मैरिज. हाँ, हाँ, हाँ. उस प्रोसेस में भी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्म लव बॉन्ड बिफोर, क्योंकि जो पहले डेटिंग और रिलेशनशिप होता है उसमें लव और इमोशंस होते हैं. वाइल इन अरेंज मैरिजेस लव ग्रोज विद टाइम, देयर इज़ नो लव
इन द फर्स्ट फेज, हनीमून फेज में भी लव नहीं होता, इट्स जस्ट दैट इट्स बॉन्डिंग हो रही है, हाँ कनेक्टिंग। कनेक्शन हो रहा है, वी आर गेटिंग इट थ्रू। और इसका ये मतलब नहीं है कि लव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अक्सर अरेंज मैरिजेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट शुरू से लेकर एंड तक चैलेंजेस देखे हैं, मुश्किलात, इमोशनल चैलेंजेस देखे हैं, फिज़िकल चैलेंजेस देखे हैं। बट ये तभी हो सकता है जब दोनों एक ही पेज पे हों। सो आपकी वैल्यूज़ इंक्लाइन करनी चाहिए, ये कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी को जज करने के लिए बहुत से स्केल्स होते हैं हर इंडिविजुअल के लिए, अच्छा। बट वी रियली नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल आफ्टर एक्चुअली एनालाइजिंग कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, क्या हमारे अंदर वो डर हैं प्रीवियस रिलेशनशिप से जुड़े हुए जो हम आगे अपनी रिलेशनशिप में लेकर आ सकते हैं, क्या हमारे अंदर वो इमोशनल अनमेट नीड्स अभी भी हैं जिसकी वजह से हम डेटिंग कर रहे थे, क्योंकि वो शादी के बाद भी आगे आ सकती हैं। दिस हैपन्स अ लॉट। बिल्कुल। अच्छा, आजकल डेटिंग की चूँकि बात हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो गए हैं। हर जगह हम देखते हैं, लोग बताते नहीं हैं लेकिन देखने में आता है। और फिर ऐसा क्यों होता है अक्सर कि लिव इन रिलेशनशिप या ओपन रिलेशनशिप में एक कपल साथ रह रहे हैं लेकिन दोनों की कमिटमेंट नहीं है कि हमने शादी करनी है, लेकिन हमेशा लड़की को ही पहले प्यार हो जाता है, लड़के को नहीं होता। ये तो दुनिया में हर जगह है, आप ऐसा क्यों होता पाकिस्तान है? को लड़के भी को क्यों देख प्यार नहीं लें होता? और आप हॉलीवुड की मूवीज़ भी उठा के देख लें, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। सो व्हाट हैपन इज़ कि लड़कियों का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है व्हेन एवर दे आर इन अ लव अफेयर। अच्छा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन है खुशी के हार्मोन्स, इमोशनल बॉन्डिंग, और लड़की को हमेशा होता है कि यू नो दिस इज़ गुड, दिस इज़ लवेबल। और हमें भी, हमारी भी कंडीशनिंग एक इस तरह से की जाती है हमारी सोसाइटी में, इवन यूरोप में भी, कहीं पे भी आप चले जाएं, लड़कियों की कंडीशन इमोशनल बेस्ड है और लड़कों की कंडीशन बिहेवियर बेस्ड है, डिसीजन बेस्ड है। तो वो बहुत रोबोटिक होते हैं अपने फील्ड में कि नहीं, अच्छा हमने कमिटमेंट नहीं की तो इन आर माइंड हमारी कमिटमेंट नहीं है। वेयर एज वुमन इज़ लाइक कि ओवर द टाइम पीरियड मैं इनका दिल जीत सकती हूँ और इनका ये जो प्रॉमिस है, ये जो नॉन कमिटमेंट वाला, वो मैं चेंज कर सकती हूँ। ऐसा होता तो बिल्कुल भी नहीं है। 90% होता है। रेयरली हो जाता है, लेकिन वेरी रेयरली। और लिव इन रिलेशनशिप्स कॉमन हैं उन लोगों में, जैसे कि हम अपर मिडिल क्लास में चले जाएं, उनमें हैं, या उन लोगों में जो अपने हाउस होल्ड से दूर हैं। अच्छा। अब्रॉड में रिलेशनशिप्स होते हैं ज़्यादातर लिव इन, या इवन इन हेयर इन पाकिस्तान जो अपने घरों से दूर हैं वो लिव इन रिलेशनशिप्स में होते हैं। इट्स नॉट एज कॉमन एज इट इज़ सीन, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। बट अभी भी हमारी, क्योंकि कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, बट अभी भी आप देखें कि जब अगर किसी मेल के बारे में ऐसे बात पता चलती है तो एवरीबडी इज़ ओके विद दैट कि अच्छा ये तो एक्सपीरियंस था, ये तो पास्ट की बात हो गई। अक्सर माँ इस तरह की बात करती हैं कि तुम जितनी मर्जी देखो, आएगी तो वो जो मैं पसंद करके आऊँगी, यू नो। फिर उनका माइंडसेट भी बन जाता है ना, वही बन जाता है कि अच्छा ठीक है, आई एम अलाउड टू डेट एज मैनी एज आई वांट, बट एंड में मैं शादी अपनी अम्मी की मर्जी से कर लूँगा, शरीफ लड़की से जिसका पास्ट क्लियर हो अकॉर्डिंग टू उनकी वालिदा। सो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। वेयर एज फॉर फीमेल, इवन इफ़ किसी को पता चल जाता है ये चीज़ तो वो डेरोगेटरी है उनके लिए, उनके कैरेक्टर पे सवाल आ जाता है, एंड इट्स नॉट एज एक्सेप्टेड एज फॉर द मेल। हमारी सोसाइटी में हमने बहुत ज़्यादा लूप होल्स छोड़े हैं टू फैसिलिटेट मेल फॉर इनफिडिलिटी, टू हैविंग एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स, फॉर डेटिंग मल्टीपल पार्टनर्स। ये हमने खुद उनको एक ऐसा ग्राउंड प्रोवाइड किया है दैट यू आर द मेल ऑफ दिस सोसाइटी, सो यू आर ओके डूइंग दिस। वेयर एज हमने अपनी ख़वातीन को उन्हीं चीज़ से बचाने के लिए पीछे कर दिया है। सो हमारा जो मूवमेंट है वो ही गलत है अभी। सो इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सोसाइटी फ्रॉम ऑल द थिंग्स जो आपको लगता है कि हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को डैमेज कर सकती हैं, तो हमें अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने जो स्लोगन्स हैं, जो हम लोगों, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, या वो कर सकते हैं, या इसको अलाउ है, ये रात के 1 बजे भी बाहर जा सकता है, उसको हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है ऑन टू मेल, और इक्वल कंडीशनिंग होनी चाहिए मेल और फीमेल की इन एवरी हाउस होल्ड। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप्स की वजह से क्या शादी का कॉन्सेप्ट कम हुआ है? काफ़ी कम हो चुका है। सो एक तो डर है लोगों में बहुत ज़्यादा शादी का, क्योंकि अक्सर आप हमारे वालिदैन की एज ग्रुप में देख लें तो इतनी सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स नहीं हैं, दो दे आर लिविंग टुगेदर। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या हमें ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा है अब,
क्योंकि रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, जिनकी वजह से औलाद तो बहुत ज़्यादा है, और शायद वो अपनी जगह पे कामयाब भी हैं, रिलेशनशिप भी अच्छे हैं उनके, लेकिन वो मेंटली ओके नहीं हैं। दे आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एट एनी फेजेस ऑफ देयर लाइव्स। और ये इसीलिए है कि क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं देखे, तो काफ़ी लोग डरे हुए हैं इस चीज़ से कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा। बट अगर हमें कोई पोटेंशियल पार्टनर मिला है तो वी आर ओके विद डेटिंग। तो डेट करेंगे, हम घूमे फिरेंगे, हमारी इमोशनल नीड्स मेट होंगे, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, हमारी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं, हम किसी के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, बट हम कमिटमेंट नहीं कर सकते। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और शादी का मतलब है पूरी फैमिली का इन्वॉल्व होना। तो एक इंसान वो इस डेटिंग के रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुली लेकर चलता है। और अक्सर लव मैरिजेस वाले लोग वो कहते हैं कि दिस पर्सन वाज वेरी डिफरेंट बिफोर, लेकिन अब चीज़ें फ़र्क हैं। क्यों? क्योंकि अब फैमिली इन्वॉल्व है, और कोई भी इंसान जब भी उसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है वो डिफरेंट तरीके से चलता है, क्योंकि उसके फैमिली के कॉन्शियस अनकॉन्शियस नॉर्म्स उसके ऊपर आते हैं। अवेयर एज अगर वो अकेले आपके साथ रिलेशनशिप में चल रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि वो फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्रिएटिव हैं। वो वाला फेज़ ही और होता है। एंड व्हेन यू आर इन अ लव मैरिज एंड यू आर मैरिड, चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, एंड दैट फॉर श्योर हैपन्स। शादी का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी कम हो चुका है उन जनरेशन में, हमारी उम्र के लोगों में। बट हमारे से जो छोटे हैं वो बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं। दे वांट टू गेट मैरिड अ लॉट। जेन जी, उनको बहुत शौक है टू एक्सप्रेस लव, टू बी टुगेदर, टू ग्रो टुगेदर। दे हैव दिस कॉन्सेप्ट। आजकल आपने देखा फिर से यंग एज में शादियां होना शुरू हो गई हैं, बहुत कॉमन है। माँ बाप भी शादियां करना शुरू हो गए हैं कि नहीं, इट्स गुड, इट्स हेल्दी। एक तरह से हेल्दी है, एक तरह से नहीं है, बट दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे। बट अभी जो हमारे एज ग्रुप हैं वो शादी से दूर भागते हैं। उनको है कि नहीं, वी आर ओके विद डेटिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट सेटल्ड एंड मैरिड बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि मैंने अपना करियर बनाना है, मैंने अपना घर लेना है, मैंने अपनी गाड़ी लेनी है। एक ये भी बहुत बड़ा फेज़ है, क्योंकि हमारे बड़ों के लिए बहुत आसान था प्रॉपर्टी बाय करना, कोई बिजनेस स्टार्ट कर देना, कोई करियर बिल्ड कर देना। बट वी आर स्ट्रगलिंग इन अ वे कि हम आने वाले दौर में और गुजरे हुए दौर में फंस गए हैं, बीच में कहीं यस। एंड वी हैव आवर एल्डर्स टू टेल अस एंड यंगर्स टू टेल अस कि क्या करना है और कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और हम कंफ्यूज हैं। वी आर समझ नहीं आ रही कि हमारे से जो यंग लोग हैं वो लोग कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कमा पा रहे। यस, ये एक इशू है। अच्छा, फिर एक इशू ये भी आता है ना कि शादी से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, सब कुछ मिल तो रहा है, तो क्या ज़रूरत है झंझट में पड़ने की, कमिटेड होने की, बिल्कुल। ये तो मेन रीज़न है, ये तो बहुत बड़ा और मेन रीज़न है कि हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें ज़रूरत ही नहीं है शादी करने की। बट ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हम डरते हैं कमिटमेंट से, शादी करने से, क्योंकि उसके बहुत अंडरलाइनिंग रीजंस हो सकती हैं। कोई ट्रॉमा हो सकता है, पेरेंट्स की डिवोर्स हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है, घर का माहौल बहुत टॉक्सिक था, कोई हेल्दी रिलेशनशिप देखा नहीं है कभी, फैमिली बहुत डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी रीजंस, अंडरलाइंग रीजंस हो सकते हैं। बट शादी ना करना इज़ अ वेरी बिग डिसीजन कमिंग फ्रॉम अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़, जिसके लिए आई बिलीव हर किसी को देखना चाहिए और समझना चाहिए, अपने बारे में प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए कि वाकई हमें मदद की ज़रूरत है कि नहीं। वरना काफ़ी ऐसे लोग हैं और प्रीवियसली भी रहे हैं जिन्होंने शादी कभी भी नहीं की, क्योंकि दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे कि किसी के वालिदैन की का इंतकाल हो जाता है, तो कोई एक बड़ा भाई या बहन अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर देती हैं अपने सिबलिंग्स की ज़िंदगी बनाने के लिए। आपको अक्सर इस तरह की ख़वातीन और मर्द मिलेंगे जो सिंगल हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस की है, और इसलिए वो सिंगल हैं कि उनको लगा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी बनाएंगे और शादी करेंगे और सेटल हो जाएंगे तो हम बाकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाएंगे। ये भी एक रीज़न थी। लेकिन अब चीज़ें फ़र्क हो रही हैं, लोग डेलिबरेटली चूज़ कर रहे हैं कि नहीं, वी डोंट हैव टू गेट इनटू एनी कमिटेड रिलेशनशिप। हाँ, हम अनकमिटेड रिलेशनशिप रखेंगे, सारी हमारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, दैट्स इट। अच्छा, ये भी बहुत आम है आजकल कि जैसे ही रिलेशनशिप एंड होता है तो लोग कहते हैं तुम मेरे फ्रेंड बन के नहीं रह सकते क्या? तो इसके साइकोलॉजिकली कितने बुरे असरात हैं दोनों की ज़िंदगी पे, अगर वो ये कदम उठाते हैं तो कितना बुरा इफेक्ट होगा? बुरा इफेक्ट ये होगा कि आप कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे उस इंसान से जिसके साथ आपका एक लव रिलेशनशिप था, जिसको आपने एक टाइटल का नाम नहीं दिया।
ये आपको नफ्सियाती तौर पे भी डैमेज करेगा, आपके फ्यूचर रिलेशनशिप को भी डैमेज करेगा, और आपकी जो कॉन्सेप्ट है अबाउट लव एंड मैरिज उसको भी डैमेज करेगा। अक्सर लोग शादी में खुश नहीं रहते क्योंकि वो अपने एक्स को छोड़ ही नहीं पाए, ठीक है। और अक्सर लोग इसलिए भी फ्रेंड्स रखते हैं कि जी उनको लगता है कि जी हम बुरे ना बने, तो हमें इनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन करना है, वैलिडेशन चाहिए, हमें हमें वही वैलिडेशन चाहिए जो हम रिलेशनशिप में रहते हुए कर रहे थे। तो शादी हम किसी और से कर रहे हैं, लेकिन हमें वैलिडेशन अपने एक्स से चाहिए, हमें उसकी वैल्यूज़, उसका लाइफस्टाइल, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हम उनको कभी भी मिल सकते हैं, हम उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स का टाइटल दे रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। वेयर एज़ यू आर मूविंग ऑन विद योर लाइफ ऑल्सो। ये लोग इसलिए भी करते हैं ताकि हम अगले इंसान को, जो हमारा एक्स है, उसको हम मूव ऑन ही ना करने दें अपनी ज़िंदगी के अंदर, कुछ वो कर ही ना पाएँ और वो हमारे ही लव में एक सर्कल में फंसे रहें। तो इसका क्या फ़ायदा होगा उस बंदे को? इमोशनल ईगो सेटिस्फैक्शन हो रही है कि वो आई एम वैल्यूएबल, आई एम स्मार्ट, आई एम डिज़ायर्ड, मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं डिज़ायरेबल हूँ, मेरी ईगो वैलिडेट हो रही है, इसलिए दैट इज़ वाई। और आप अक्सर देखेंगे कि जो ये फ्रेंडशिप का सारा निज़ाम चलता है, दीज पीपल आर नॉट ओके। वो कभी भी अपना अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। इवन दे विल नॉट हैव अ गुड बॉन्ड विद देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनली कहीं और इन्वेस्टेड है। एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक टू हैव योर एक्स एज योर फ्रेंड इन योर लाइफ, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ये बहुत कैजुअली देखा जाता है लोगों में कि नहीं, इट्स ओके, वी कैन बी फ्रेंड्स, वी हैव द बिगर हार्ट। हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हम बुरे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी काइंड, इसलिए हम अगले इंसान को अपनी ज़िंदगी में रख रहे हैं। हम उसका दिल नहीं तोड़ सकते। यस, हालांकि दैट्स ऑल व्हाट यू आर डूइंग, एंड ऑल ओवर अगेन आप इवन उसको फ्रेंड बना के भी उसका दिल 1000 दफ़ा तोड़ोगे। अच्छा, आपके पार्टनर के पास्ट में कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं? इसके असरात आपके बच्चों और आपकी बीवी पे कैसे पड़ते हैं? व्हाट हैपन इज़ के जब मेल जो हैं जिनके काफ़ी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं, या वो पहले बहुत ज़्यादा डेटिंग कर चुके हैं, उसका अफेक्ट रहता है आपके पार्टनर के ऊपर भी, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री चेंज होना शुरू हो जाती है। एंड दैट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन योर चिल्ड्रन एज वेल, नॉट द डेटिंग, बट अगर आपकी कोई नफ्सियाती बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, वो आपके बच्चों के ऊपर नज़र आते हैं। अच्छा। जैसे कि पूरा प्लेसेंटा जो है एक बच्चे का बनता है, वो बाप के डीएनए से बनता है। इट्स एन एलियन ऑर्गन दैट इज़ डेवलप्ड इन अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो सिर्फ बाप की तरफ से आता है। तो वहाँ से साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, क्योंकि उसका पूरा जेनेटिक सेटअप ही उनकी फादर की तरफ से आ रहा है, तो वो नफ्सियाती बीमारियों के साथ आ सकती हैं। जैसे हम कहते हैं, पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि आपकी फैमिली में ये बीमारियां तो नहीं रही हुई साइकोलॉजिकली, फादर की कैसी ज़िंदगी थी, स्मोकिंग तो नहीं करते थे, ड्रग एडिक्शन तो नहीं थी, ये चीज़ें आती हैं हमके। बट द पार्टनरशिप केमिस्ट्री और वो प्रीवियस डेटिंग अफेक्ट करती है आपके पार्टनर के ऊपर, प्रेजेंट पार्टनर के ऊपर, आपकी वाइफ के ऊपर, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर, उनकी बायोलॉजी के ऊपर, बिकॉज इट brings the trauma to them also. कैसे? It happens through chemicals और फिज़िकल इंटरमेसी के थ्रू। जब भी दो लोग फिज़िकली इंटरमेट होते हैं एंड देर इज़ नॉट अ गैप, हेल्दी गैप फॉर 4 to 6 months, तो हम दूसरे के जिनके साथ हम ऑलरेडी वी हैड अ फिज़िकल इंटरमेट रिलेशनशिप विद समबडी, वी कैन ब्रिंग देयर एंटायर हिस्ट्री एंड send it or deliver to the other partner in our life. This happens a lot and this is scientifically proven fact. इस पे काफ़ी यूरोप में या बाहर के मुल्कों में काफ़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं, यहाँ पे नहीं है। We don't have these researches here, but it is research and scientifically proven. I would still suggest people to think about it and do some research. अभी तो हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि ये जो हम अपने एक्स को अपना फ्रेंड बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेटिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जा रहे हैं, ये काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट है हमारे लिए अब। और इसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वाई आर वी सो इंक्लाइंड
इनटू कैजुअल डेटिंग। और हम आजकल छोटे छोटे बच्चे 13 साल के 14 साल के, दे आर इनटू इट, दे आर लाइक आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, एंड मोस्टली फैमिलीज आर अच्छा यू हैव इट, एंड देर ओके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास इंडियन मीडिया से, सोशल मीडिया से, एग्जैक्टली। क्योंकि हम मॉनिटर ही नहीं कर रहे हैं अपनी स्क्रीन्स को, अपने हाँ। बच्चों की स्क्रीन्स को, कि हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं और क्या चीज़ें अलाउड हैं। आप अभी टिकटॉक खोल लें, आपको छोटे छोटे बच्चे लव सीन करते हुए नजर आएंगे, आमतौर पे रोमांटिक बिल्कुल सॉन्ग्स करते हुए नजर आएंगे, एंड बिल्कुल बिल्कुल। इट इज़ वेरी सैड टू सी देम इन दिस पोजिशन एंड और दिस माँ वे। बाप हंसते हैं, एंजॉय करते हैं इन चीज़ों यस। को। अगर हमारे 6 साल का बच्चा किसी को किस कर रहा है और कह रहा है कि मैंने तो ये एक सीन देखा था, इस तरह होता है। क्योंकि ये कॉमन है हमारे इर्द गिर्द, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग। और ये बायोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो मेल से फीमेल की तरफ आता है, बिकॉज मेल इज़ द गिवर एंड द फीमेल इज़ द रिसीवर, दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। अच्छा, बॉडी में भी चेंजेस आती हैं फिर बॉडी में इसमें? चेंजेस आते हैं, मोस्टली इट हैपन्स ऑन साइकोलॉजिकल लेवल, अच्छा, बट यस फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर एक इंसान के पास्ट में बहुत सारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं तो वो उसको अंडू कैसे करे? बहुत ज़्यादा प्रीवियस रिलेशनशिप रहे हैं, हम उसको अंडू नहीं कर सकते। इट इज़ देयर, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस हैपेंड। बट इफ़ अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये हमारे से गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था और हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है, वी हैव टू वर्क ऑन आवर पर्सनालिटी, आवर सेल्व्स, आवर लाइव्स, तो उनको ब्रेक लेनी चाहिए रिलेशनशिप से। और फिर शादी से पहले कम से कम 4 से 6 महीने गैप लें और सोचें, और फिर पोटेंशियल पार्टनर ढूंढें अपने लिए, तब आप उस तरफ जा सकते हैं। अगर आप कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हैं, स्टॉप फूलिंग अराउंड, डेट ना करें किसी को, सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस। डॉक्टर ज़ारा, ये बताएं कि रिलेशनशिप में मर्द के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और औरत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? दोनों के लिए सेम चीज़ें होती हैं। दोनों क्या? को लव चाहिए, दोनों को ट्रस्ट चाहिए, दोनों को सेफ्टी चाहिए, दोनों को फैमिली चाहिए, दोनों को हार्मनी चाहिए। नीड्स एक ही हैं, पर उनको कैसे फुलफिल करना है, हाउ टू फुलफिल दोज नीड्स इज़ डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम। तो ख़वातीन को इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए रिलेशनशिप में, उनको इमोशनल अफेक्शन चाहिए रिलेशनशिप में, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए रिलेशनशिप में, उनको एक पार्टनर चाहिए जो उनके साथ खड़ा हो, जो उनको सुन सके, उनको समझ सके। वेयर एज फॉर मैन इट्स मोर अबाउट गिविंग इन बिहेवियरल मैनर। तो अगर एक ख़वातीन को ये है कि जी मैं अपने हस्बैंड को सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, उनको सेफ स्पेस दे रही हूँ जस्ट टू बी हिम, वो उनकी लव लैंग्वेज है। फॉर अ मैन इज़ लाइक आई एम ब्रिंगिंग यू ब्रेड बटर, आई एम पेइंग द बिल्स, ये मेरी लव लैंग्वेज है। अच्छा। फॉर द वुमेन उनका ये है कि आई एम गोइंग टू डू ऑल द थिंग्स दैट यू लव। फॉर अ मैन इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम इन दोनों की लव लैंग्वेजेस फ़र्क हैं, और बहुत ब्यूटीफुली एक मेल और फीमेल एक रिलेशनशिप में सर्वाइव कर सकते हैं अगर वो एक दूसरे की लव लैंग्वेजेस को समझ सकें, और ये समझ सकें कि गोल एक ही है, लेकिन हम फुलफिल डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। और ये तभी हम समझ सकते हैं जब हम वाकई अगले इंसान को बिना किसी प्रीवियस कंपैरिजन से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पास डेटिंग में रह चुके हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने प्रेजेंट पार्टनर को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को कंपेयर करेंगे उस इंसान से जिनके साथ आपकी डेटिंग हिस्ट्री रह चुकी है, और आप अनबायस्ड होके इस रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। फिर एक रिलेशनशिप में मर्द की मोहब्बत का इजहार करने का तरीका क्या है और औरत का क्या है? मर्द जो है अपने जेस्चर से इजहार करते हैं, किस तरह? फाइनेंशियली गिफ्ट्स देना, चीज़ें करना, करते हैं मर्द? करते हैं जो वाकई मोहब्बत में होते हैं वो करते हैं। अच्छा, शौहर तो नहीं करते, अक्सर गिफ्ट्स नहीं देते बीवी को, बहुत कम देते हैं, भूल भी जाते हैं एनिवर्सरी, फॉरगेटफुलनेस है, बट जिन मर्दों में मोहब्बत है वो करते हैं। अच्छा। So if somebody is not giving you gifts, is not concerned about you, that's a point of concern. ये Red flag. Oh my God, Red अच्छा, flag. ठीक। ठीक है, लेकिन जो वाकई हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, दैट्स देयर वे ऑफ शोइंग लव। और ख़वातीन जो अपने हस्बैंड की डिज़ायर्स फुलफ़िल करती हैं, इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी फैमिली रिलेटेड, इट कुड बी चिल्ड्रन रिलेटेड, इट कुड बी बीइंग विद योर पार्टनर, वो हर तरीके से अकोमोडेट कर रही हैं अपने पार्टनर को और दोनों साथ में चल रहे हैं, दैट्स देयर वे ऑफ शोइंग लव। ऑल्सो ख़वातीन को क्यूट मैसेजेस, लेटर्स, बुके, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो सेंटिमेंटल हों, जिनके साथ सेंटिमेंटल वैल्यू रिलेटेड हो। बट फॉर मैन इट्स मोस्टली अबाउट कि अच्छा इफ आई एम गिविंग यू, उसकी
फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी आपके लिए क्या बेनिफिट होगा. सो इफ आई एम गिविंग यू अ लैंड एंड यू विल बी लाइक आई डोंट वांट अ लैंड, आई वांट अ रोज. इट विल बी डिफरेंट. तो अच्छा, ये डिफरेंस आता है. प्रायोरिटीज होती हैं बेसिकली. यस. ओके, मर्द के रेड फ्लैग्स बताएं और औरतों के रेड फ्लैग्स बताएं. किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, दैट्स अ रेड फ्लैग. अगर एक पार्टनर बात करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स मोस्टली फीमेल, और वो बार बार मुद्दे को उठाती हैं, बार बार बात करती है और उनको शट डाउन किया जाता है, बात नहीं की जा रही, स्नप किया जा रहा है, गैसलाइट किया जा रहा है, रेड फ्लैग. अच्छा. अगर आपका पार्टनर एक सस्पिशियस हरकतें कर रहा है, जैसे फ़ोन छुपा देना, फ़ोन उल्टा कर देना, साइलेंट कर देना, कहीं भी जाना तो गायब हो जाना, अपने काम से ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करना, रेड अच्छा. फ्लैग. काफ़ी और चीज़ें चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में. डू फिगर आउट, डू फाइंड आउट. इफ़ यू आर नॉट अलाउड टू पिक अप योर पार्टनर्स फ़ोन और वो एकदम गुस्से से हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं, रेड फ्लैग. अच्छा, क्यों? मतलब शक तो नहीं करना चाहिए? ये शक अच्छी नहीं चीज़ करना नहीं. चाहिए, बट सी, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत फ़र्क होता है, और ये हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है प्राइवेसी का कि वो योर फोन इज़ योर प्राइवेसी. यू आर अ हस्बैंड एंड वाइफ, व्हाट इज़ प्राइवेसी इन यू? अच्छा, वैसे रहते तो हम यहाँ पाकिस्तान में हैं, हाँ, ईस्टर्न कॉन्सेप्ट लेकिन कल्चर, हम लेकिन हम लोग जो हमें इस कन्वीनियंट लगता है ना, हाँ. हम कल्चरली उसको पकड़ लेंगे, रिलीजियसली हाँ, पकड़ हाँ, लेंगे, ये तो है. स्पिरिचुअली पकड़ लेंगे, और वेस्टर्नाइजेशन तब हम पकड़ेंगे जब हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें बिल्कुल, होंगी. बिल्कुल. सो ये होती हैं काफ़ी चीज़ें, बट इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, हुँ, देयर इज़ नो प्राइवेसी बिटवीन यू. हुँ. ठीक है, आपको पूरा हक है अपने पार्टनर का फ़ोन पकड़ने का. लेकिन आपका पार्टनर जब आपको ये कहे कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? तुम मेरा फ़ोन क्यों चेक करती हो? गैसलाइट है ना ये, हुँ. कि अगर आप मेरा फ़ोन देख रही हैं तो इसका मतलब आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती हैं. व्हेयरएज़ यू कैन टेल देम दैट आई ट्रस्ट यू, दैट इज़ व्हाई आई एम चेकिंग योर फ़ोन, और आई एम यूजिंग योर फ़ोन. इट्स नॉट दैट आई एम चेकिंग, आई एम यूजिंग योर फ़ोन बिकॉज़ आई ट्रस्ट यू दैट यू आर माइन. अच्छा, अगर वो चेक कर भी रही है तो ये सही है या गलत है? इट्स ओके. नॉर्मल है? यस. तो इन बातों पे लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इस बातों पे लड़ाइयाँ इसलिए होती है क्योंकि मर्द अक्सर ईगो की तरफ चले जाते हैं, और अक्सर उन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं. जो हुँ, जो मर्द ओके है ना, वो उसको ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे रख देगा अपना फ़ोन एंड लाइक गो अहेड, ओके फाइन. हुँ. मोस्टली लोग इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं जिनको कभी रिप्लाई नहीं मिले हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव समथिंग टू हाइड, दैट इज़ व्हाई दे डोंट वांट देयर पार्टनर टू सी इट. अच्छा. अच्छा, लड़कियाँ जब फ़ोन छुपाती हैं अपना, जब उनका कोई अफ़ेयर भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब ये क्या चीज़ होती है? आई डोंट नो व्हाई वुड दे हाइड देयर फ़ोन, क्योंकि कोई इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है उनकी ज़िंदगी में. हुँ, मे बी इट्स दैट के मैं सिक्योर नहीं हूँ अभी इस रिलेशनशिप में. हुँ, मैं आपको ट्रस्ट नहीं करती हूँ उस चीज़ से जो मैं हूँ. और हुँ, हमारा फ़ोन हमारा एक अक्स है, हमारी एक पूरी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है. हमारे सॉन्ग्स, हमारा सोशल मीडिया, हमारी फॉलोइंग, हमारी पिक्चर्स, हमारा कंटेंट, हमारे नोट्स, हमारे मैसेजेस, एवरीथिंग. तो मे बी एवरीथिंग. दे फील इनसिक्योर कि नहीं, अभी मैं अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि मैं अपनी ये साइड शेयर कर सकूँ. बट देन अगेन इट्स कुछ तो होगा. आई कुछ मीन तो देयर शुड बी होगा. समथिंग. अगर कोई चीटिंग वाला सीन नहीं है, देन दे नीड टू नो एंड वर्क ऑन इट कि क्या इशू है दैट आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट विद माई थिंग्स विद माई पार्टनर. हुँ. अच्छा, रेड फ्लैग्स की चूँकि बात हो रही है, तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी अफ़ेयर्स चलाते हैं. शादी के बाद अफ़ेयर चलाने की क्या तुक बनती है? क्योंकि सब कुछ आपको मिल तो रहा है. अक्सर नहीं मिलता रिलेशनशिप में, अगर मिल रहा है सब कुछ आपको और फिर? अनफॉर्चुनेटली इट गोज़ बोथ वेज. जैसे कि अगर एक खातून को रिलेशनशिप में वो सब कुछ नहीं मिल रहा है शादी में, वो कभी नहीं सोचती एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का. बहुत रेयर है, बहुत रेयर है. बट मैंने लाइक ओ माय गॉड, अगर मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो तो मुंह पे भी कह देते हैं कि मैं दूसरी ले आऊँगा, या मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पास, तो तुम ये नहीं करने देती हो मुझे, मेरी फैमिली के साथ ऐसे करती हो. कंट्रोलिंग हो. और वो दे हैव द कार्ड. जैसे मैंने कहा कि हमने मर्दों को वो कार्ड दिया है यूटिलाइज करने के लिए, दैट गो हुँ, अहेड, यू हैव द राइट टू डू इट, वेयर एज यू डोंट. बिल्कुल. नॉट रिलीजियसली, नॉट साइंटिफिकली, नॉट सोशली, यू डोंट हैव द राइट टू डू इट. हाँ. हाँ, लेकिन जहाँ पे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं, उसमें ये है कि अक्सर एक रिलेशनशिप में रहते हुए लोग बोर हो जाते हैं, शादी के बाद स्टैग्नेंट भी? हो जाते हैं शादी के बाद, और उनको लगता है कि हमें ना कुछ नया चाहिए? नया चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें फ्लर्टिशियस बिहेवियर चाहिए, अच्छा. कोई जहाँ हमें यंग फीलिंग आए. हुँ, अक्सर ओल्ड एज में जाके लोग इस तरह से करते हैं, 40
45 अबव, उनको होता है कि नहीं, हमें वी नीड टू डेवलप दिस रिलेशनशिप विद यंग गर्ल्स टू फील गुड अबाउट आवरसेल्फ कि हम अभी भी यंग हैं, हम अभी भी वांटेड हैं, और हम अभी भी जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरते हैं जो लोग, उनको होता है कि नहीं, अब हमें अभी भी लोग चाहने वाले बड़े हैं हमारे, अच्छा, मतलब मैं हैंडसम हूँ, खूबसूरत हैंडसम हूँ, हूँ, और आसपास मेरी लड़कियां हैं। यस, और वो इस प्रोसेस में अपने घर में तंज कर रहे होते हैं अपने पार्टनर को कि ओ माय गॉड आप कैसी लगती हो, आपने कितना वजन बढ़ा लिया है, अपने बालों को क्या पेट किया। कम करो। और वो काम वो भी कर सकती हैं, लेकिन आपने उनके ऊपर इतने एक्स्ट्रा लोड डाला हुआ है, उनको हेल्प आउट नहीं किया हुआ, फैसिलिटेट नहीं किया हुआ, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट। एंड द मोमेंट ये लोग जब अफेयर वाली से दूसरी शादी कर लेते हैं, वो भी वैसी ही हो जाती है। द मैन मेक यू दिस वे, सो यू रियली नीड टू नो दीज थिंग्स। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हैं ये लोग, उनको होता है कि इट्स ओके, क्योंकि हमारी कुछ नीड्स एंड डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, हमने अपने आप को साइकोलॉजिकल रीजनिंग दे दी है, और हमारे पास राइट है कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है, क्योंकि हमारे पार्टनर के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, हमारे पास अफेक्शन है उसको दिखाने के लिए जो वाकई उसको रिसीव करना चाहता है, ये है। बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वाकई अपनी वाइफ को, बच्चों को छोड़ते हैं और दूसरी तरफ मूव करते हैं, बट ये काफ़ी कॉमन हो रहा है आजकल। 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, इसको छोड़ दिया, उसके साथ शादी कर ली, इट्स वेरी कॉमन। आप सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे ख़ास तौर पे इस तरह का कंटेंट और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। दे आर, आई डोंट नो, मे बी दे आर डूइंग फॉर व्यूज़, बट दिस इज़ हैपनिंग। बिल्कुल। अच्छा, एक रिसर्च में पढ़ रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि अगर किसी लड़की को ये पता चल जाता है ना कि उसके शौहर ने उसको चीट किया है या किसी के साथ फिजिकल हुआ है, वो माफ़ कर देती है। लेकिन जब उसको ये पता चलता है ना कि मेरा शौहर किसी के साथ इमोशनली इन्वेस्टेड हुआ है, तब वो माफ़ नहीं करती। तो ये क्या सिनेरियो है? वो माफ़ भी नहीं करती, वो डर भी जाती हैं। होता क्या है कि जब भी किसी खातून को पता चलता है कि उनका हस्बैंड किसी और से मोहब्बत करता है और उनसे नहीं करता, तो वो इमोशनली ब्रेक हो जाती है, और उनको पता चल जाता है कि दिस इज़ द रियल थिंग। मैं कुछ भी कर लूँ, आई कैन नॉट चेंज दिस नाउ, बिकॉज इमोशनली एंड मेंटली ये किसी और के साथ मोहब्बत में है। फिज़िकली, क्योंकि हमने मर्दों को और ख़वातीन को ये बताया गया कि फ़िज़िकल चीटिंग फ्रॉम मेन साइड इज़ ओके एंड नॉर्मल, क्योंकि इट इज़ मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? और अक्सर हम ख़वातीन को कहते हैं कि जो आप बड़ी ख़वातीन हैं जिनके घर में इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो अपनी बहुओं को कहती हैं कि तुम बीवी हो, तुम्हारी जगह तुम्हारी है, और वो कुछ भी कर रहा है बाहर, वो क्या है, वो तो मर्द हैं, मर्द तो करते ही हैं, कोई नहीं, एक दफ़ा की बात थी। क्योंकि हमने ये कह कर इतना कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली नॉर्मल कर दिया है कि ख़वातीन को लगता है कि ये नॉर्मल है। अच्छा, कह के या फिर सच में साइंटिफिकली ऐसा है भी? कंडीशनिंग की है हमने। साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है? साइंटिफिकली नहीं है। सो अगर आपको कंडीशनिंग इस तरह की है कि कोई आपका पार्टनर किसी को गलत मैसेज भी कर रहा है, दैट्स चीटिंग। किसी की एक्सप्लिसिट वीडियो या पिक्चर लाइक कर रहा है, दैट्स चीटिंग। अगर आपका पार्टनर किसी और से फ्लर्टिशियस मैसेजेस कर रहा है, क्लोजनेस में है, आपको बिना बताए किसी को पैसे भेज रहा है, किसी से मिल रहा है, चीटिंग है। अगर तो आपकी बाउंड्रीज हैं, आपको पता है, आप उसी वक्त कहोगे डन। बट अगर हम ये कंडीशनिंग ना करें तो हमारे मर्द फैसिलिटेट नहीं होंगे, तो उनको ये मौका नहीं मिलेगा एक्सप्लोर करने का अपनी मैनहुड को। लेकिन वो फिर थक जाते हैं और एंड पे क्या कहते हैं, मेरा सुकून ख़त्म कर दिया है तुमने। और मर्द तो वहीं टिकता है जहाँ सुकून होता है, तुम्हारी तरफ तो सुकून ही नहीं है, वो औरत मुझे सुकून देती है। अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन ही सुकून प्रोवाइड करती हैं दूसरी ख़वातीन को भी। अच्छा। मर्दों को भी, क्योंकि ये मेंटली इमोशनली वुमेन हैव द नीड एंड डिज़ायर टू बिल्ड पीस, टू बिल्ड हाउस, टू बी कंफर्टेबल इमोशनली। जहाँ पे आप क्योस देखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि देयर इज़ सम मेल हु इज़ नॉट एबल टू मैनेज इमोशंस ऑफ द फीमेल्स अराउंड हर। अक्सर जब एक बहू और सास की लड़ाई होती है, मीडिएटर कौन होता है? एंड वाई इज ही एबल टू मैनेज दोज थिंग्स? क्यों? क्योंकि आपने कभी इमोशंस को एड्रेस ही नहीं किया हुआ। यस, एंड देन इट बिकम्स द फाइट बिटवीन टू पीपल। हालांकि दो लोगों की फाइट नहीं है, दो रिश्तों की फाइट है ही नहीं, इट्स मोर डीपर देन दैट। ये एक हमने अपने आप को एक सिनेरियो बेचा हुआ है कि जी मर्द वहाँ
टिकता है जहाँ सुकून होता है, लेकिन सुकून हम खुद बिल्ड करते हैं। अगर आप शादी में हैप्पी मैरिज लाइफ गुजारना चाहते हैं तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की तरफ से आता है कि वो एक रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बिल्ड करते हैं कि उनकी एक्सटेंडेड फैमिली उन बाउंड्रीज को उबूर ना करे। हाँ ओवर करके या उसको डिसकंटिन्यू करें और उसको कहें कि नहीं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम तो ऐसे ही कहेंगे। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर बाउंड्रीज। आप अपने बच्चों को लेके कैसे हैं, अपने रिलेशनशिप को लेके कैसे हैं, तभी सुकून मिलता है। अगर हम किसी शराब पीने को, किसी ड्रग यूज़ करने को, किसी अफेयर को सुकून का नाम दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हम अपनी एडिक्शन को प्रूव कर रहे हैं कि नहीं ये तो ठीक है। तो इट्स लाइक आपने एक चोर को पकड़ा, उसने अपनी चोरी जस्टिफाई की, बट दैट्स रॉन्ग। जो गलत है वो गलत वो है, गलत है, बिल्कुल ठीक है, और उसमें सुकून नहीं है, उसमें सुकून बर्बाद ही होता है बेसिकली, बेड़ा गर्क हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा, अब अब्यूज़ की कितनी फॉर्म्स होती हैं अब्यूज़ रिलेशनशिप रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में? फिजिकल अब्यूज़ है, डोमेस्टिक अब्यूज़ है, जो काफ़ी केसेस आप देखते हैं आजकल। मारना, जला देना, गाली देना वर्बल अब्यूज़ है, ताने कसना वर्बल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, जहाँ पे सेल्फ इस्टीम लो कर देना कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो कर ही नहीं सकती, तुम्हारे से तो होगा ही नहीं, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। इमोशनल अब्यूज़, अगले इंसान की पर्सनालिटी की धज्जियाँ उड़ा देना, उसको सेफ स्पेस प्रोवाइड ना करना कि वो ग्रो कर सके मेंटली और फिज़िकली और सोशली, अपने बच्चों का ख्याल रख पाए। इतना अटैक करना मेंटली कि अगले इंसान को ज़हनी मरीज़ बना देना। फिर आता है सोशल अब्यूज़, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को आइसोलेट करना शुरू कर देते हो क्योंकि आपकी सराउंडिंग में अच्छे लोग हैं, और अगर कोई टॉक्सिक है तो वो कहेगा कि नहीं। जैसे अक्सर आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस कि जो मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो उनके मर्द उनको कहते हैं कि ज़ारा से दूर रहना। अच्छा, ओह माय गॉड, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट है। हाँ, एंड शी बहुत माइट दिमाग फिगर खराब कर आउट देगी। दैट हाँ वो तो आपका दिमाग ख़राब कर देंगे, और अपेरेंटली वो मुझे आके खुद बता देती हैं कि ऐसा हुआ है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा है और ये वाली सिचुएशन है। देन आई एम लाइक, इफ़ यू सोशलाइज इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। इफ़ यू डोंट, आप आइसोलेट कर लेते हो अपने आप को, इवन मुझसे दूर हो जाओ या किसी और अपने बहन भाइयों से दूर हो जाओ, अपने फैमिली से दूर हो जाओ, अपने फ्रेंड से दूर हो जाओ, तो आप आइसोलेट हो जाओगे, आपके पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं बचेगा। दैट इज़ द टाइम दे आर गोइंग टू हिट यू मोर, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। वो आपको अकेला कर देंगे, तोड़ देंगे, आपको इस हद तक वल्नरेबल कर देंगे कि आपको लगेगा कि मेरा तो कोई दुनिया में है ही नहीं इनके अलावा। तो आप अपने अब्यूज़र को सिर्फ इसलिए ज़िंदगी में रखते हो कि मेरे पास कोई भी नहीं, हालांकि सब कुछ आपने छोड़ दिया, उसने आपसे छुड़वा दिया। ठीक है। और फाइनेंशियल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, एक एक रुपए का हिसाब लेना। अच्छा, देखें, ये तो रिलीजियसली भी अगर आपने अपनी वाइफ को कोई पॉकेट मनी दी, डोंट आस्क फॉर इट, फॉरगेट अबाउट इट, इट्स हर मनी, राइट? एंड हर मनी इज़ हर मनी, योर मनी इज़ हर मनी, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। ये भी सही है। लेकिन ऐसा आ रहा है आजकल 50-50%, जैसे कि मैंने खाना खाया तो 50% आप पे करेंगे, 50% मैं पे करूँगी। ये सही है। इन रिलेशनशिप ऐसा हो रहा है, इट्स नॉट ओके। रोमांटिक रिलेशनशिप या रोमांटिक मैरिजेस में भी हो रहा है। गर्ल्स दे आर प्रोवाइडिंग देम सेल्फ, अपने बच्चों के खर्चे पूरे कर रही हैं, वो अपने खर्चे पूरे कर रही हैं, घर के खर्चे पूरे कर रही हैं, और हस्बैंड इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। आई हैव सीन केसेस जहाँ पे ख़वातीन का अपना घर है, अपनी गाड़ी है, बच्चे हैं, वो अपना काम बाहर से करके आ रही हैं, ऑफिस काम, वो घर का काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, एंड द गाय इज जस्ट लिविंग देयर जस्ट बिकॉज ही इज़ अ हस्बैंड। और इस तरह के केसेस हैं। फाइनेंशियल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिस इज़ कंट्रोल ना, और पहले भी शायद होता था। यस, इट यूज्ड टू हैपन अ लॉट, पहले भी होता कि जब हम किसी को एक लिमिटेड अमाउंट दे देते हैं ना और कहते हैं यही है और इससे आगे पीछे नहीं मिल सकता, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है कि आई डोंट हैव द मनी टू डू एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस। और आप देखें कि सोशल मीडिया का दौर है, ख्वाहिशात बहुत बढ़ गई हैं, बच्चों की ख्वाहिशात बहुत बढ़ गई हैं, और अक्सर लोग गिल्ट में जाना शुरू हो जाते हैं कि ओ मैं ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊँ। और अक्सर हम वो रिसोर्सेज लिमिटेड कर देते हैं, एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं ताकि हम अगले इंसान को कंट्रोल रख सकें, उसको मैनेज कर सकें कि नहीं इससे बाहर नहीं आप जा सकते। हालांकि फाइनेंशियली आपको अपने पार्टनर को ग्रो करना चाहिए। अगर लड़की एक एसेट है और लड़का एक एसेट है, दोनों को ग्रो करना चाहिए। एंड आई बिलीव हम सब में कोई ना कोई कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम
कमा सकते हैं। कमा सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अगर लड़की कमा भी सकती है या कमा रही है तो क्या शौहर का उस पर कोई हक है? उनके पैसों पे हक तो नहीं है, लेकिन अगर वो वाकई उनको कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं दिल से और उनका प्लान है कि जी मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ और मैं अपनी खुशी से करना चाहती हूँ, इट्स ओके, इट्स गुड। अगर वो खुशी से ना करना चाहे हाँ, और वो तो ज़बरदस्ती ले, फिर तो फिर तो जुल्म है ना। जुल्म है। जुल्म है। अच्छा। फोर्स किसी भी फॉर्म में जुल्म है। अगर मैं आपको फोर्सफुली मीठा खिला रही हूँ तो वो जुल्म है। पीपल विल बी लाइक ओ लड्डू ही तो खिलाया था। नो, इट इज़ फोर्स। कंसेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। परमिशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एवरी फॉर्म, इन एनी वे, इन एनी बिहेवियर। तो अगर कोई आपके आगे से ये शीट भी उठाना चाह रहे हैं ना, उसको आपकी परमिशन चाहिए कि ये मैं उठा लूँ मैम, कि मैं आपके आगे से रिमूव कर लूँ। दिस इज़ परमिशन, दिस इज़ रिस्पेक्ट, दिस इज़ सेइंग, गिविंग योर रिगार्ड कि नहीं, आई सी यू एंड आई रिस्पेक्ट योर बाउंड्री। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप केसेस देखेंगे, लड़कियों का गोल्ड बेच दिया जाता है, गाड़ी बेच दी जाती है, घर अपने नाम करवा लिया जाता है, डिवोर्स के ताने दिए जाते हैं, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। और ये हम इन चीज़ों को इनेबल करें, अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के घर वाले इन चीज़ों को इनेबल कर देते हैं कि बेटा कोई नहीं, शादी तो हुई भी ना, मर तो है ना आपके साथ। तो वो इतना अब्यूज़ इंड्योर कर लेते हैं कि आप देखें कि आप अपनी बेटी को खो देते हैं। आप ऐसे केसेस आपको नज़र आएंगे, जैसे सानिया जहरा का केस था। इस तरह के बेशुमार केसेस हैं हमारे इर्द गिर्द। लेकिन शी वाज़न्ट मैरिड, उनके पेरेंट्स को वो पता नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल केस था। बट हम खुद इनेबल करते हैं, हम डाउरी को हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि जी जहेज देना है, कि जहेज अगर लड़के वालों ने मना कर दिया ना, फिर भी वालिदैन देंगे कि मेरी बेटी की सिक्योरिटी के लिए ये चीज़। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि उनको ताने मिलेंगे, तो मिलते रहे ताने। अगर किसी को ये है कि जी ये लड़की इतना नहीं लेके आई तो ये इज्जत के लायक नहीं है, दैट्स टॉक्सिक। आप ना करें उस घर में अपनी बेटी की शादी। वाई आर यू गोइंग इन टू द हाउस जो आपसे इतना फाइनेंशियली डिमांड कर रहे हैं बिना डिमांड किए। बिल्कुल सही कह रही हैं। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।